सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको संविधान पढ़ा रहा हूँ और संविधान के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संसदीय शब्दावली के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था संसदीय प्रस्ताव के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे संसदीय शब्दावली के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए ये वीडियो जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा जो जो आपको इसमें बताया जाएगा। सबसे पहले कोरम की बात करें या फिर गण पूर्ति की, तो कोरम क्या होता है? कोरम सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या है जिनके बिना कार्यवाही प्रारंभ नहीं हो सकती। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में यह सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 1/10 हिस्सा है। कहने का मतलब, अगर लोकसभा है तो लोकसभा में 1/10 सदस्य जब तक उपस्थित नहीं रहेंगे, 1/10 सदस्य मतलब मान लीजिए 545 सदस्य है वर्तमान में, तो जब तक 55 सदस्य उपस्थित नहीं रहेंगे लोकसभा में, तब तक सदन की कार्यवाही स्टार्ट नहीं होगी। उसी प्रकार राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य है, तो जब तक 25 सदस्य राज्यसभा में उपस्थित नहीं रहेंगे तब तक राज्यसभा की कार्यवाही स्टार्ट नहीं होगी। इसलिए कोरम या गणपूर्ति उसे कहा जाता है जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या को पूरा करे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए व्हीप, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि व्हीप क्या होता है। तो देख लीजिए, दलीय अनुशासन के लिए प्रयुक्त आवश्यक निर्देश। दल बदल कानून का जो नियम है उसको अनुशासन को पालन करने का जो निर्देश है उसे कहा जाता है व्हीप। यदि कोई सदस्य व्हीप का उल्लंघन करता है तो वह दल बदल कानून के तहत दल से निष्कासित किया जा सकता है, साथ ही उसके जो संसद का पद है वो भी समाप्त हो जाता है। तो व्हीप क्या है? तो दल बदल कानून के अनुशासन के लिए प्रयुक्त आवश्यक निर्देश। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए प्रश्नकाल, तो प्रश्नकाल क्या होता है? तो संसद के पहले घंटे का समय प्रश्नकाल कहलाता है। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, मतलब दोनों सदन की बात करेंगे तब यहाँ पर संसद शब्द का प्रयोग होता है। तो दोनों सदनों का जो पहला घंटा होता है उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के दौरान कुछ तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न वो क्या होते हैं उसे भी देख लीजिए आप। इनका उत्तर जो है मंत्री द्वारा मौखिक तौर पर दिया जाता है। तो देखिए जो तारांकित प्रश्न है उसका उत्तर जो है मौखिक तौर पर मंत्री के द्वारा दिया जाता है। तारांकित प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो तारांकित प्रश्न है जिसमें मौखिक तौर पर उत्तर दिया जाना है उस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मतलब उस पे और भी सवाल किए जा सकते हैं विपक्षी सांसदों के द्वारा। आगे देखिए अतारांकित प्रश्न। तो अतारांकित प्रश्न जो है इनका उत्तर जो है मंत्री द्वारा लिखित तौर पर दिया जाता है। तो लोकसभा के जो मंत्री है वो लिखित तौर पर इसका उत्तर देते हैं। उसी प्रकार राज्यसभा में जो सांसद होते हैं वो भी लिखित तौर पर इसका उत्तर देते हैं, और इसके उत्तर दिए जाने के बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता। ये दोनों में डिफरेंस है। पूरक प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं और अतारांकित प्रश्न के जो अंतर्गत है उसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। आगे देखते हैं हम लोग। शून्यकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। शून्यकाल जो है भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल का होता है। इसका समय जो है 12 बजे से लेकर
1 बजे तक होता है। दोपहर में 12 बजे आरंभ होने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है। तो शून्यकाल कहा जाता है क्योंकि दोपहर को 12 बजे स्टार्ट होता है और दोपहर में प्रश्नकाल के बाद 12 बजे के बाद 12 से लेकर 1 बजे के बीच में शून्यकाल का समय होता है। इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के लोक महत्व के प्रश्न पूछे जाते हैं। लोक महत्व के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं विपक्षी सांसदों के द्वारा सरकार से, और इसमें किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी जाती है। इसे प्रश्न को पूछने से पूर्व कोई सूचना नहीं दी जाती है। शून्यकाल का प्रावधान भारत की उपज है। तो ये जो शून्यकाल है, इसकी जो शुरुआत हुई है वो भारत से ही हुई है, इसलिए इसे भारत की उपज कहा जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप जरूर नोट रखिए। आगे देखते हैं हम लोग। आधे घंटे की चर्चा देख लीजिए। आधे घंटे की चर्चा क्या होती है? किसी भी तथ्य संबंधित मामले पर तारांकित अथवा अतारांकित प्रश्न के उत्तर से संबंध स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। तो कोई भी सदस्य उस पर आधे घंटे की चर्चा कराने के लिए सूचना दे सकता है। तो देखिए, तारांकित प्रश्न है या फिर अतारांकित प्रश्न है, उसके उत्तर के संबंध में स्पष्टीकरण चाहिए रहता है। तब क्या किया जाता है कि कोई भी सदस्य जो है, मतलब कोई भी सांसद जो है, वो आधे घंटे की चर्चा का प्रस्ताव ला सकता है, जिस पर अल्टरनेट 3 दिनों तक चर्चा की जा सकती है। तो एक के बाद एक अल्टरनेट डे पर 3 दिनों तक, अधिकतम 3 दिनों तक आधे आधे घंटे की चर्चा की जा सकती है तारांकित अथवा अतारांकित प्रश्न के उत्तर से संबंधित स्पष्टीकरण के लिए। तो इसे कहा जाता है आधे घंटे की चर्चा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कटौती या फिर बंद प्रस्ताव, इसे कहा जाता है क्लोजर मोशन, जो कि महत्वपूर्ण है, और इसे आप कटौती प्रस्ताव या फिर बंद प्रस्ताव भी कह सकते हैं। कहीं पर आपको कटौती प्रस्ताव देखने को मिलेगा और कहीं पर आपको बंद प्रस्ताव। होता क्या चीज है, इसको आप देखिए। किसी प्रस्ताव पर चर्चा बंद करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है। अगर किसी प्रस्ताव पर बहुत अधिक चर्चा हो चुकी है और उसे बंद करना है, मतलब उस पर निर्णय लेकर तुरंत बंद करना है, तो इस तरह का प्रस्ताव लाया जाता है। देखिए पहला, साधारण बंद प्रस्ताव। तो कोई प्रस्ताव है जिस पर चर्चा अधिक हो चुकी है, तो समूह बनाकर, मतलब किसी प्रस्ताव पर समूह बनाकर चर्चा किया जाता है और वोटिंग के माध्यम से निर्णय किया जाता है। साधारण बंद प्रस्ताव में कोई भी जो मुद्दा है, साधारण बंद प्रस्ताव में किसी प्रस्ताव को समूह बनाकर चर्चा किया जाता है और वोटिंग के माध्यम से उस पर निर्णय लिया जाता है। लेकिन कंगारू बंद प्रस्ताव की बात करें तो सिर्फ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करके उसका निर्णय किया जाता है। तो सिर्फ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा किया जाता है कंगारू बंद प्रस्ताव में, और जो प्रस्ताव रहते हैं उसे छोड़ दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए आप, गिलोटिन बंद प्रस्ताव। ये जो होता है, इसमें बिना चर्चा किए वोटिंग के माध्यम से निर्णय किया जाता है। तो कोई प्रस्ताव है, अगर उसे पारित करना है तो उस पर चर्चा नहीं किया जाता, मतलब उस पर जो है चर्चा करने का समय नहीं है, तो उसे बिना चर्चा किए वोटिंग के माध्यम से उस प्रस्ताव को पारित या अपारित किया जाता है, मतलब उस पर निर्णय लेकर उसे बंद किया जाता है। और ये जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, गिलोटिन बंद प्रस्ताव। तीनों इंपॉर्टेंट है, जिसको आप क्लोजर मोशन कहते हैं, कटौती प्रस्ताव कहते हैं या फिर बंद प्रस्ताव कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग।
लेखानुदान मतलब वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, समझिएगा। संसद द्वारा आगामी वर्ष का बजट अप्रैल तक पारित ना हो पाने की स्थिति में 2 महीनों का या फिर बजट के कुल राशि का 1/6वां भाग अग्रिम में प्रदान किया जाता है, उसे कहा जाता है लेखानुदान या फिर वोट ऑन अकाउंट। देखिए, ये जो लेखानुदान है और आपका अंतरिम बजट है, दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। जब लेखानुदान लिया जाता है तब वहां पर सिर्फ खर्चे की बात होती है, सिर्फ खर्चे के लिए जो है यहाँ पे बजट लिया जाता है। लेकिन जब अंतरिम बजट की बात होती है तो उसमें राजस्व का लेखा जोखा भी रहता है, साथ में खर्चे भी रहते हैं। दोनों चीज शामिल रहते हैं अंतरिम बजट में, और लेखानुदान में सिर्फ खर्चों की बात की जाती है। ये दोनों में अंतर है। तो इसको सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए अभी बजट पारित होने में 2 महीने का समय है, तो 2 महीने के समय से पूर्व बजट चाहिए रहेगा। तो उस बजट राशि का जो अनुमानित बजट राशि है उसके 1/6वां भाग वो जो है सरकार चलाने के लिए, मतलब सरकार के खर्चे के लिए लिया जाता है, उसे कहा जाता है वोट ऑन अकाउंट। लेकिन अगर राजस्व का भी लेखा जोखा उसमें जोड़ दिया जाए तो वो कहलाता है अंतरिम बजट। दोनों में ये छोटा सा अंतर है। आगे देखिए, प्रत्यानुदान या फिर वोट ऑफ क्रेडिट, ये भी महत्वपूर्ण है। जब सरकार को जितना बजट पास हुआ है उससे और ज्यादा चाहिए होता है तो उसे वोट ऑन क्रेडिट कहा जाता है। तो सरकार को कुछ चीजें जो रहती है वो बजट में ऐड नहीं कर पाते हैं और उन्हें कुछ और चीजों के खर्चों के लिए और अधिक बजट चाहिए रहता है। तो बजट से अधिक जो धनराशि चाहिए रहता है उसे कहा जाता है वोट ऑफ क्रेडिट। आई होप आपको दोनों चीज समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेम डक सेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या होता है लेम डक सेशन, इसको भी समझिएगा। नए लोकसभा के आम चुनाव के बाद अगर किसी दूसरी पार्टी ने चुनाव जीत लिया है तो पुराने लोकसभा का अंतिम सत्र लेम डक सेशन कहलाता है। सिंपल सा चीज है, अगर नए लोकसभा का चुनाव हुआ है और वहां पर कोई दूसरा पार्टी जो है चुनाव जीत चुका है तो पुराने सदस्य जो है वहां पर जो अंतिम सेशन होता है जो पुराने सदस्य के लोकसभा के, उसे कहा जाता है लेम डक सेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये लेम डक सेशन, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। वित्तीय विधेयक, संसद में 3 प्रकार के वित्तीय विधेयक लाया जाता है। वित्तीय विधेयक होते हैं 3 प्रकार के, धन विधेयक, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक। ये 3 प्रकार के वित्तीय विधेयक है। धन विधेयक जिसके बारे में अनुच्छेद 110 में दिया गया है, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। वित्त विधेयक जो कि आपके अनुच्छेद 117 में है, मतलब अनुच्छेद 117(1) में और अनुच्छेद 117(2) में, इसको भी हमने पढ़ लिया है। अभी आपका बच गया है दूसरा नंबर का विनियोग विधेयक। तो चलिए देख लेते हैं विनियोग विधेयक जो कि अनुच्छेद 114 में दिया गया है वो है क्या चीज। तो देखिए, विनियोग विधेयक जो है सरकार द्वारा संचित निधि से रकम निकासी को मंजूरी दिलाने के लिए संसद में प्रस्तुत विधेयक विनियोग विधेयक कहलाता है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 114 में है। तो विनियोग विधेयक क्या हुआ, संचित निधि की रकम निकालने के लिए जो विधेयक पेश किया जाता है उसे कहा जाता है विनियोग विधेयक, और एक प्रकार का ये वित्तीय विधेयक होता है।
महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप इसका अनुच्छेद नंबर जरूर याद रखिए, चाहे वो धन विधेयक हो या विनियोग विधेयक हो या वित्त विधेयक हो, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में अनुच्छेद पूछा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। फिर है आपका भारत की निधियां। तो देखिए, भारत के संविधान में जो है हमारे 3 प्रकार की निधियां हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इस निधि के अंतर्गत पहला है संचित निधि, दूसरा है लोक निधि, देखिए दूसरा लोक निधि, और तीसरा है आकस्मिक निधि। तो 3 प्रकार की निधि है इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले आप देखिए संचित निधि किसे कहते हैं, जिसके बारे में अनुच्छेद 266 में बताया गया है। इसमें देखिए समस्त एकत्र कर, जितने प्रकार के कर होते हैं या फिर जो राजस्व जमा होता है वो होता है संचित निधि में। साथ ही लिए गए ऋण भी इसमें जमा किए जाते हैं। जो सरकार ऋण लेती है वो भी इसमें जमा किए जाते हैं संचित निधि में। तो ये जो है भारत की सर्वाधिक सबसे बड़ी निधि है संचित निधि, जो कि संसद के अधीन रखी गई है। कोई भी धन इसमें से बिना संसद के पूर्व स्वीकृति के निकाला या जमा नहीं किया जा सकता। तो संसद की अनुमति आवश्यक है संचित निधि से धन निकालने में या फिर जमा करने के लिए। आगे देखिए, सरकार के होने वाली समस्त आय का हिसाब इसी में होता है। साथ ही यह सरकार की राजकोष होता है। तो सरकार के समस्त आय का हिसाब भी इसमें होता है, साथ ही इसे सरकार का राजकोष कहा जाता है। इसमें से खर्च करने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक है। तो मैंने अभी ही आपको बताया कि संचित निधि में पैसा निकालने या जमा करने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक है। आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 292 व 293। इसके अंतर्गत भारत सरकार संचित निधि के गारंटी या जमानत पर विदेशों से भी ऋण ले सकता है। तो भारत सरकार चाहे तो संचित निधि के गारंटी पर या फिर जमानत पर विदेशों से भी ऋण ले सकता है, परंतु राज्य सरकार जो है सीधे विदेशों से ऋण नहीं ले सकता। राज्य सरकार डायरेक्ट तौर पर विदेशों से ऋण नहीं ले सकता, लेकिन अनुच्छेद 292 और 93 के तहत भारत सरकार जो है संचित निधि के गारंटी पर विदेशों से ऋण ले सकता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, आप याद रखिएगा इसको भी। आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा है आपका लोक निधि, जिसके बारे में अनुच्छेद 266 में बताया गया है। ऊपर जो देखा आपने संचित निधि, उसके बारे में भी अनुच्छेद 266 में बताया गया है, और लोक निधि के बारे में भी अनुच्छेद 266 में बताया गया है। इसमें राष्ट्रपति के नियंत्रण पर होता है। जो लोक निधि होता है वो राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है, और इसमें आम जनता का धन जमा रहता है। लोक निधि में आम जनता का धन जमा रहता है। उदाहरण के तौर पर जो बैंकिंग कार्य के धन होते हैं, और साथ में जो पेंशन निधि होते हैं, जो सरकारी कर्मचारियों के पेंशन निधि होते हैं या फिर जो बैंकिंग कार्य के धन होते हैं, वो सब क्या होते हैं, लोक निधि में जमा होते हैं। ये जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तीसरा है आकस्मिक निधि। तो अनुच्छेद 267 में इसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है, और आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार के वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए यह फंड बनाया गया है। तो राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है आकस्मिक निधि, और जब आकस्मिक रूप से जरूरत होता है तो उस समय राष्ट्रपति के द्वारा आकस्मिक निधि से धन का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है आपके आकस्मिक निधि है।
तो तीनों निधियां आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सरल शब्दों में आपको यहाँ पे बताया गया है। तो इस पूरे वीडियो में जो भी आपको बताया गया है सारे चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।